देखिए, सोना चांदी पे तो हमने काफ़ी चर्चा कर ली, बट अगले 1 साल के लिए शायद इस विषय पे आप ज़्यादा कुछ ना सुने। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मेरा मानना है कि अगले 1 साल में इक्विटी शेयर बाज़ार के जो भाव हैं वो सोना चांदी से ज़्यादा बढ़ेंगे। कंप्लीटली ऑपोजिट, बिल्कुल ही उल्टा जो हमने इस साल देखा। इस साल सोने चांदी के भाव ने इक्विटी शेयर प्राइसेस को आउट परफॉर्म किया, बीट किया और उससे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं सबको। बट ऐसे जो ट्रेंड्स हैं ये टेम्परेरी रहते हैं, ये हमेशा साल भर साल ना ही चलते हैं और इसीलिए थोड़ा बहुत आपको मेंटली एडजस्ट करना पड़ता है। अब जो लोग सोना अलग से हर साल अपने लिए ख़रीदते हैं उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये आप अपने घर में ले रहे हैं, ज्वेलरी में ले रहे हैं, अलग से रख रहे हैं। बट जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट का एक एलोकेशन करते हैं, जैसे कि गोल्ड ETFs लेके, म्यूचुअल फंड्स लेके, इसमें अगर आप एसेट एलोकेशन कर रहे हैं सोने और इक्विटी के बीच में, तो यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन की आपको ज़रूरत पड़ती है कि ये बदलाव आने वाला है क्या और किस तरह आने वाला है और क्यों आने वाला है। अब इसका कारण बस बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब ये नहीं है कि सोने चांदी का जो लॉन्ग टर्म बुल मार्केट है वो कहीं ना कहीं अंत होगा, ऐसा तो होने नहीं वाला है। लॉन्ग टर्म बुल मार्केट उसका कई सालों तक भी चल सकता है, बट शॉर्ट टर्म में बहुत ही ओवरबॉट कंडीशंस आ गए हैं। और इस तरह के जब भी कंडीशंस हमने पिछले बुल मार्केट में भी देखे तो करीबन 1 आध साल के लिए परफॉर्मेंस जो है काफ़ी घट गई, कंसोलिडेशन देखा गया, रुकावट आई और उसके बाद वापस वो चीज़ शुरू हुई। तो इस बीच में जब इक्विटी शेयर बाज़ार वापस तेज़ होने लगा है तो इस एसेट क्लास को और इस एसेट क्लास के अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना करें। यही चीज़ मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी विस्तार में समझाने की कोशिश करी, बट इस बार हम लोग थोड़ा इक्विटी शेयर बाज़ार के बारे में थोड़ी ज़्यादा बात करते हैं, क्योंकि इक्विटी बाज़ार में इस हफ्ते जो कि दिवाली का हफ्ता था, सबने मनोरंजन किया, अपने घर वालों से, फैमिली से, परिवार से मिले जुले और इसको एंजॉय भी किया होगा सबने। कुछ लोग छुट्टी पे भी जाते हैं, बट इस समय पे एक तो होती है पीक डिमांड कुछ चीज़ों की, स्पेशली धनतेरस पे सोने चांदी की। बट उसके बाद कुछ ऐसे अनाउंसमेंट्स आए, क्योंकि ये क्या है, हॉलीडे वीक था, इसमें छुट्टियां ज़्यादा हैं और इसमें टिपिकली हम लोग हर साल क्या देखते हैं कि छुट्टियां होती हैं तो शेयर बाज़ार जो है वो बिल्कुल ही डल हो जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ उतार चढ़ाव होता नहीं है एक हफ़्ते के लिए। परंतु इस हफ्ते कुछ ऐसे विषय भी नहीं बोलूँगा, न्यूज़ आ गई एक विषय पे जो कि हमें काफ़ी तकलीफ़ दे रहा है काफ़ी समय से। वो है US के टैरिफ्स इंडिया के ऊपर। अब इन टैरिफ्स को लेके हम लोग चिंतित रहे हैं और इन टैरिफ्स को लेके कुछ पॉजिटिव न्यूज़ अनाउंस होने लगे इन 2 छुट्टियों पे, जो कि दिवाली की छुट्टियां थी। और फिर जब बाज़ार वापस खुला थर्सडे को तो काफ़ी गैप अप से खुला। अब फिर से उसके बाद अलग न्यूज़ फ्लोज भी आने लगे कि शायद कुछ नहीं हो रहा है या शायद कुछ अभी भी तकलीफ़ें हैं हमारे रिलेशनशिप में, हमारे US के साथ जो बातें हो रही हैं शायद पूरी तरह कंप्लीट नहीं हैं। तो फिर से बाज़ार कहीं ना कहीं थम गया। अंत में तो ऐसा ही दिख रहा है जैसा हर हफ्ते दिखता है, हर साल दिखता है इनफैक्ट, दिवाली के समय पे, कि अंत में हुआ ज़्यादा कुछ नहीं। जहाँ पे शुरुआत हुई थी मंडे को, वहाँ पे ही हफ्ते का अंत हुआ फ्राइडे को। ऑलमोस्ट ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आया बाज़ार में। बट ये विषय काफ़ी ज़रूरी है और इस पर वापस न्यूज़ फ्लो आने लगा है कि लीगल डॉक्यूमेंट तो बनने लगा है। अब लीगल डॉक्यूमेंट जो है टैरिफ डील का जो उन्होंने ड्राफ्ट करना शुरू किया है, अब ड्राफ्ट शुरू किया है, ड्राफ्ट जाएगा, फिर उस पर बातें होंगी, फिर उसमें बदलाव आएंगे। तो मुझे पता नहीं कि ये इमीडिएटली आउटकम आने वाला है कि नहीं, बट एक चीज़ साफ साफ नज़र आ रही है कि हम लोग एक अच्छे अंत, एंड रिज़ल्ट जो बोलना चाहिए, उसकी तरफ जा रहे हैं। और ये अच्छा एंड रिज़ल्ट ये होगा कि हमारा और US के साथ जो हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, हमारे जो ट्रेड टाइप्स हैं, वो शायद ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएं, जितने बिगड़े थे उससे काफ़ी हद तक। और दूसरों देशों से भी हमें अच्छा अगर डील मिल जाता है तो जो भी पॉजिटिव्स इसमें से आ सकते हैं, नेगेटिव तो डिस्काउंट हो गए, पॉजिटिव्स जो आ सकते हैं उसको लेके बाज़ार धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और बढ़ भी रहा है। तो ये स्वाभाविक है ऐसा हो।
क्योंकि जब एक बार आपने नेगेटिव्स डिस्काउंट कर लिए तो दोबारा उन्हीं चीज़ों पे आप गिर नहीं सकते। धीरे धीरे जैसे चीज़ें पॉजिटिव होती जाएंगी बाज़ार उसको लेके आगे बढ़ेगा। और यही एक पॉजिटिव नहीं है, देखिए कि ये ट्रेड टैरिफ्स के इकोनॉमिक इम्पैक्ट को लेके गवर्नमेंट ने काफ़ी जो मेजर्स लिए, सिर्फ जीएसटी को लेके नहीं, क्योंकि जीएसटी पे भी बहुत लोग डिबेट कर रहे हैं कि इसका पॉजिटिव असर है, नेगेटिव असर है, होगा क्या नहीं होगा, जो भी है। दूसरे चीज़ों को भी अपने नज़र में रखें, जैसे कि साल के शुरुआत में गवर्नमेंट ने ऑलरेडी टैक्स रेट्स जो हैं सेवर्स के लिए काफ़ी कम कर दिए थे। फिर आगे बढ़िए, आरबीआई ने साल के शुरुआत से इंटरेस्ट रेट्स के दर कम करना शुरू किए थे और पिछले पॉलिसी में उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट्स का कट किया और उसके बाद उसको छोड़ दिया। अब कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन रेट है यूएस में भी और भारत में भी बहुत घट गया। इनफैक्ट यूएस का बाज़ार पिछली रात फ्राइडे नाइट को, जब मैं ये अब सैटरडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फ्राइडे नाइट को काफ़ी उछला, क्योंकि इन्फ्लेशन डेटा है जो काफ़ी ठंडा आया और इसका मतलब है कि यूएस का जो फेडरल रिज़र्व है वो वापस इंटरेस्ट रेट्स काट सकता है। अब ऐसी ही कुछ स्थिति तो भारत में भी थी, बट आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स का दर नहीं काटा। उन्होंने इसलिए नहीं काटा क्योंकि उनको लगा कि हमने जब एक साथ 50 बेसिस पॉइंट्स का कट दे दिया है तो फिर इसका जो असर है, इसको ये कहते हैं ट्रांसमिशन, मतलब इसका असर बैंकिंग सेक्टर और नीचे के नीचे जो बोरोअर्स हैं उन तक पहुंचा है कि नहीं, और अगर नहीं पहुंचा है तो हम लोग थोड़ा रुक जाते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ये इनका मानना था। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि बैंक्स जो हैं, क्योंकि उनके मुनाफे पे थोड़ा बहुत असर होता है इंटरेस्ट रेट के चेंजेस से, अगर वो जल्दी आगे नहीं बढ़ेंगे तो आरबीआई को धक्का मारना पड़ेगा। होपफुली ऐसा ना हो। अगर वो जल्दी ये ट्रांसमिशन में आरबीआई की मदद करेंगे तो आरबीआई भी फर्दर रेट कट्स करके इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्पर करने में उनकी मदद करेगा इनडायरेक्टली, क्योंकि अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, लोग बिज़नेस एक्सपैंड करते हैं, तो कहीं ना कहीं बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर का भी लाभ होता ही है। तो इस पूरी मोमेंटम को, आई थिंक ये जो मोमेंटम है ये बिल्ड हो चुका है थोड़ा बहुत। फाइनेंशियल स्टॉक्स ऐसे भी इस साल में आप अगर देखेंगे 6 महीने, 3 महीने और 1 साल का अगर परफॉर्मेंस, ये चीज़ आप स्ट्राइक के हीट मैप्स में बहुत ही जल्दी एक बटन दबा के देख सकते हैं कि कौन से सेक्टर्स अलग अलग टाइम पीरियड में परफॉर्म करें। और आप देखेंगे कि फाइनेंशियल सेक्टर स्पेसिफिकली पीएसयू बैंक्स, एनबीएफसीज और फिर प्राइवेट बैंक्स, इसी ऑर्डर में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और बाज़ार जो है उस हिसाब से आगे बढ़े हैं। तो यही कुछ कारण है जिससे मैं मानता हूँ कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी बहुत इस क्वार्टर में बढ़ेगी, क्योंकि जीएसटी कट्स हुए हैं, फेस्टिवल सीज़न था और इस माहौल में कई लोग अपने ख़रीदारी भी करते हैं दिवाली के समय पे, और उससे थोड़ा बहुत इकनॉमी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, जो कि दिसंबर क्वार्टर के रिज़ल्ट्स में दिखेगा। बट लोग ये डर रहे थे कि चलो दिसंबर क्वार्टर तो ठीक हो गया, इसके बाद क्या, और इसके बाद अगर सुधार आगे नहीं चलेगा तो फिर बाज़ार कहीं ना कहीं अटक जाएगा। और मैं कह रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट के दर जो हैं ये नेक्स्ट ट्रिगर है। मेरा मानना है कि भारत में इंटरेस्ट रेट जो हैं दुनिया भर से शायद काफ़ी ज़्यादा कट सकते हैं और शायद कटेंगे। इस चीज़ का इंतज़ार मैं कई सालों से कर रहा हूँ, क्योंकि एक पैटर्न है, एक ट्रेंड है जो कि पूरी दुनिया में देखा गया था। पिछले 10 सालों में इंटरेस्ट रेट जो है काफ़ी घट गए थे, कहीं पे तो शून्य तक आ गए थे। भारत में उतना नहीं होगा, शून्य तो नहीं देखेंगे, बट लोएस्ट इंटरेस्ट रेट्स, पिछले 15-20 साल के लोएस्ट इंटरेस्ट रेट्स भारत में एक बार तो देखे जाने चाहिए। ऐसा कुछ मेरे जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक साइकिल्स की स्टडीज़ हैं वो दिखाती हैं, और इसलिए मैं मानता हूँ कि ऐसा एक समय आएगा एंड दैट विल स्पर, वो अपने इकोनॉमी और शेयर बाज़ार को बहुत ही तेज़ी से इम्पैक्ट करेगा, बहुत ही तेज़ी की तरफ लेके जाएगा, जो कि हम अभी सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, या शायद उसका अंदाज़ नहीं लगा पा रहे हैं। थोड़ा बहुत इमेजिनेशन चाहिए। इतना तो कह सकते हैं कि जब सबसे ख़राब न्यूज़ और बुरी न्यूज़ पिछले 2 क्वार्टर्स में हमने देखी, तो वो अगर डिस्काउंट हो चुकी है तो हमारा जो रिस्क है, नीचे का जो रिस्क है, गिरने का जो रिस्क है, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। कितना ऊपर जाएगा बस यही अंदाज़ लगाना है, तो रिस्क तो कम है। और जो चीज़ नीचे में आपको मिल रही है, जब रिस्क कम है, तो उस चीज़ का आपको सिर्फ अपसाइड पोटेंशियल निकालना है। एक और जो बहुत बड़ा शिफ्ट होगा, एक और चीज़ मैं मानता हूँ, ये है कि यूएस के मार्केट से लेके दूसरे मार्केट्स तक, स्पेशली नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, उसके आगे के लिए भी मैं सोचूंगा,
बट एटलीस्ट नेक्स्ट क्वार्टर तक इतना मुझे दिख रहा है कि यूरोप, एशिया, इमर्जिंग मार्केट्स और उसमें साथ साथ भारत का भी नाम आ जाना चाहिए, स्पेशली अगर ये ट्रेड और टैरिफ रिलेटेड इश्यूज सॉर्ट हो जाते हैं तो इमर्जिंग मार्केट्स और यूरोप जो हैं वो यूएस के बाज़ार को आउट परफॉर्म करेंगे, मतलब उससे ज़्यादा तेज़ भागेंगे अगले 3, 4, 6 महीने के लिए। ये चीज़ उसके आगे भी निकल सकती है, बट उसका अंदाज़ हम लोग आगे जाके निकालते हैं। बट अगर इस तरह का बदलाव आ रहा है, इस तरह का ट्रेंड आगे बनने वाला है, तो इसके लिए आपको तैयार होना ज़रूरी है। और इसलिए मैं आपको इसके बारे में भी बता रहा हूँ। ये एक और एडिशनल ट्रेंड है जो कि भारत के मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स को इम्पैक्ट करेगा और आप शायद इस चीज़ को ना जान पाएँ या समझ पाएँ। ऑलरेडी इस टाइम पे अगर आप देखेंगे इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स जो है वो काफ़ी ऊपर तेज़ चल रहा है और धीरे धीरे यूएस को आउट परफॉर्म भी कर रहा है पिछले 2 महीनों से। सिर्फ ये है कि वो आउट परफॉर्मेंस बॉटम लेवल पे है, सिर्फ शुरुआत हुई है, तो इसलिए लोगों को दिख नहीं रहा है या शायद उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है। बट आगे आगे जैसे ये ट्रेंड ज़्यादा मैच्योर होगा और सबको दिखने लगेगा, इसके बारे में चर्चा भी होगी और जो इमर्जिंग मार्केट फ्लोज़ है, फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा है, वो भी ज़्यादा आएगा। अब ये मैं थोड़ा स्पेकुलेट करता हूँ, मुझे पता नहीं कि ट्रेड डील में है क्या, बट कहीं ना कहीं भारत को इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट कहाँ देखा गया? फॉरेन मनी में। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में पैसा नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमने उन पे कैपिटल गेंस टैक्स लगाया हुआ है करीबन 10 सालों से। क्या इस पे इस डील में कुछ ना कुछ हो सकता है? अब ये स्पेकुलेशन है, शायद मैं होप करूँगा अगर भारत को अपनी करेंसी को और मजबूत बनाना है क्योंकि वो कई सालों से वीक हो रही थी और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने ही उसको काफ़ी हद तक स्टेबलाइज करके रखा था। उन पे ये टैक्स लगाने से शायद गवर्नमेंट का फ़ायदा हुआ हो क्योंकि उनको फॉरेन इन्वेस्टर्स से कुछ टैक्स मिलता है और भारतीय निवेशकों को ऐसा लगता है कि शायद ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड है कि हाँ भाई, हम पे इतना टैक्स लग रहा है तो उन पे भी लग रहा है। बट हमारी जब करेंसी ही वीक है तो ऐसे एनवायरनमेंट में जो ग्लोबल फंड्स हैं जो कि काफ़ी हद तक अवेलेबल हैं, उनका इस्तेमाल करना शायद बुरा ना हो। तो उनके लिए वापस कुछ टैक्स ब्रेक्स अगर आ जाती हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भारत में निवेश करने के लिए, वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव हो सकता है बाज़ार के लिए भी और इकोनॉमी के लिए भी। जैसे मैंने बोला, ये सिर्फ एक मेरा मेंटल स्पेकुलेशन है क्योंकि ये एक चीज़ है जिस पे हर बार चर्चा होती है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स कब भारत में आएंगे। और मेरा मानना है जब टैक्स रेजीम जो है वो बदलेगा, क्या ये बदलेगा देखते हैं, जो फाइनल डील बनती है उसमें क्या लिखा जाता है। बट तब तक दिस इज़ ओनली अ स्पेकुलेशन कि ऐसा भी अगर हो गया तो इट विल बी अ डबल ट्रिपल पॉजिटिव फॉर इंडियन मार्केट, जो कि एक जो मेजर प्रेशर पॉइंट रहा है। ठीक है, भारत के जो निवेशक हैं उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया म्यूचुअल फंड्स के थ्रू पैसा डाल के SIPs में, बट फॉरेन इन्वेस्टर्स भी अगर ख़रीदने लगते तो इस तेज़ी का अलग ही माहौल हो जाता, अलग ही हम लोग को बाज़ार का जो रुख है वो दिखने लगता। तो इसी बात पे मैं आज की इस चर्चा को ख़त्म करता हूँ। अगले बार तक फिर से मिलेंगे, बट ध्यान रखें शेयर बाज़ार में इक्विटी मार्केट की जो तेज़ी है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे जैसे जैसे आपको नेगेटिव कारण जो है हटते हुए दिखेंगे, पॉजिटिव्स काफ़ी हैं जो पीछे बिल्ड हो सकते हैं, वैसे वैसे ये बाज़ार आगे चलता जाएगा।